जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से अपन अपने पुराने टॉपिक पर चलते हैं जो हमारा ब्लड चल रहा था। ब्लड के लिए हमने कुछ बातें कर ली थी और मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर लेके चलता हूं, जहां पर हमने टॉपिक लिख रखा है रक्त स्कंदन, ब्लड क्लोटिंग। हम सबसे पहले यह समझेंगे कि ब्लड क्लोटिंग क्या होती है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि ब्लड क्लोटिंग को जमाने के लिए कौन कौन चाहिए। तो आप सिंपल सी बात समझो कि जब हमारे शरीर में चोट लगती है, हमारे शरीर में क्या लगती है, चोट लगती है, और उस चोट लगने पर जो ब्लड बाहर निकलता है और वो कुछ समय बाद में बंद हो जाता है निकलना, इसे ही हम क्या कहते हैं, रक्त स्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त स्कंदन कहते हैं। या मैं सिंपल सी बात करूं कि हमारे पास में कोई चोटग्रस्त ऊतक है। अब इस चोटग्रस्त ऊतक से हमारे पास में क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा। क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा। अब ये जो ब्लड है ना, ये जो ब्लड है, अब इसके साथ में ऑक्सीजन भी तो आ रही है अपने पास में, तो इसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसलिए इस ब्लड को बाहर निकलने से क्या करना है, रोकना है। क्या करना है, रोकना है। और उस रोकने को ही हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, रक्त स्कंदन कहते हैं या ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, रुधिर केशिकाओं में हो रहा है। किसमें हो रहा है, रुधिर केशिकाओं में, क्योंकि रुधिर केशिकाएं ही टूटती है। कहां हो रहा है, रुधिर केशिकाओं में। कहां हो रहा है बेटा, रुधिर कोशिकाओं में हो रहा है, जिसे हम ब्लड कैपिलरीज भी कह सकते हैं। अब यहां पर ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, यहां पर ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। लेकिन एक चीज याद रखो, हमें पता है कि रुधिर केशिकाएं भी हैं, धमनियां भी हैं, सिरे भी हैं। तो क्या रुधिर वाहिनियों में भी ऐसा प्रोसेस हो रहा है क्या, तो हम कहेंगे वहां नहीं हो रहा है। तो यहां पर मैं सिंपल लाइन लिखूंगा, रुधिर वाहिनियों में, रुधिर वाहिनियों में थक्का नहीं जमता। क्या होता है, थक्का नहीं जमता। केवल कहां जम रहा है, ब्लड कैपिलरीज में, लेकिन रुधिर वाहिनियों में कोई भी थक्का नहीं जमता है। अब नहीं जमेगा ना, तो बेटा इस प्रोसेस को हम कहेंगे थ्रोम्बस। क्या कहेंगे, थ्रोम्बस। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा, थ्रोम्बोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसिस कहेंगे। और इस थ्रोम्बोसिस को मैं एम्बोलस भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं, एम्बोलस भी कह सकता हूं। अगर रुधिर केशिकाओं टूट रही है, ब्लड निकल रहा है, तो थक्का जमेगा, उसे हम क्या कहेंगे, रक्त स्कंदन। अगर रुधिर वाहिनियों में थक्का नहीं जम रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, थ्रोम्बस। पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसिस। इसका दूसरा नाम क्या रहेगा बेटा, एम्बोलस। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन रुधिर वाहिनियों में भी क्या जमता है बेटा, थक्का जम जाता है। इन्हें रुधिर वाहिनियों में भी क्या जम जाता है, थक्का जम जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, रुधिर वाहिनियों में थक्का जम गया तो कौन सा प्रोसेस नहीं होगा, O2। भाई रुधिर वाहिनियों में क्या बह रहा है, O2। और वहीं पर अगर बीच में थक्का लगा दूं मैं, देखो ये मेरे पास में कोई रुधिर वाहिनी है, यहां सर अपने पास में यहां से क्या जा रही है, O2 जा रही है। लेकिन मैंने यहां पे एक ब्रेकर लगा दिया, यहां एक ब्रेकर लगा दूं, एक ब्रेकर यहां लगा दूं, क्या इधर का मटेरियल उधर जाएगा क्या, नहीं। इधर का मटेरियल इधर आएगा क्या, नहीं। बीच में रहेगा ही ना, तो रुधिर वाहिनियां क्या हो जाएंगी, वहीं पर क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। और इस कंडीशन के अंदर व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है।
अब आप ये कहोगे सर इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, तो बेटा इस प्रोसेस को हम कहेंगे एम्बोलिज्म। क्या कहेंगे, एम्बोलिज्म कहेंगे। तो समझ गए बात को। रक्त स्कंदन कहां होगा, रुधिर केशिकाओं में। कहां नहीं होगा, रुधिर वाहिनियों में। समझ रहे हो बात को। एक चीज और याद रखना, इस रुधिर वाहिनियों में क्यों नहीं होता है, तो याद रखना इस रुधिर वाहिनी में यकृत से निकलने वाला, कहां से निकलने वाला, यकृत से निकलने वाला एक प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है, एंटी क्लोटिंग फैक्टर होता है, उसे हम कहते हैं हिपेरिन। और जब हिपेरिन का स्राव होता है ना, तो वो थक्का नहीं जमने देता है। तो ये याद रखने की चीज है, यकृत से क्या निकल रहा है, एंटी क्लोटिंग यानी प्रतिस्कंदक पदार्थ, जो क्या नहीं जमने देगा, रुधिर वाहिनियों में थक्का नहीं जमने देगा। तो थ्रोम्बस नहीं होगा, और थ्रोम्बस नहीं होगा, सॉरी एम्बोलिज्म नहीं होगा, और एम्बोलिज्म नहीं होगा बेटा, तो सीधी सी बात है व्यक्ति की मृत्यु भी नहीं होगी। समझ रहे हो। तो ये हिपेरिन की वजह से हो रहा है, जिससे रुधिर वाहिनियों में थक्का नहीं जमता है। समझ रहे हो बात को। ये तो हो गया रक्त स्कंदन। अब हम बात करेंगे कि इस रक्त स्कंदन को जमाने के लिए क्या क्या चाहिए, या कौन कौन इस रक्त स्कंदन जमाने के लिए काम कर रहा है। तो बेटा मैंने यहाँ पे कुछ कारक लिख रखे हैं। क्या लिख रखे हैं, कारक लिख रखे हैं। और रक्त स्कंदन को जमाने के लिए, रक्त स्कंदन को जमाने के लिए हमारे शरीर में 13 कारक पाए जाते हैं। कितने कारक पाए जाते हैं, 13 फैक्टर्स मौजूद होते हैं। और ये जो 13 फैक्टर्स है ना बेटा, ये एक अंतरराष्ट्रीय आयोग द्वारा दिए गए थे, और उसने कहा था कि ये जो कारक है ना, नाम तो है ही है, साथ में हम इन्हें केवल रोमन संख्या में दर्शा सकते हैं। किसमें दर्शा सकते हैं, रोमन संख्या में। तो आपके पास में ये क्वेश्चन भी आता है कई बार जनरल साइंस के अंदर भी, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स को किस भाषा में दर्शाए जाते हैं, किसे भाषा में दर्शाए जाते हैं। तो आप लिखोगे सर हम रोमन भाषा में या रोमन संख्याओं के द्वारा दर्शा सकते हैं। देखो 13 कारक होते हैं, लेकिन जरूरी हमें 4 ही चाहिए। जरूरी कितने चाहिए, 4 ही चाहिए। एक फाइब्रिनोजन चाहिए हमें, एक प्रोथ्रोम्बिन चाहिए हमें, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन चाहिए हमें, और एक कैल्शियम आयन चाहिए। बाकी अगर कोई है नहीं है उसको छोड़ दो, भूल जाओ। केवल मैं 4 कारकों के द्वारा आपको पूरा रक्त स्कंदन समझाऊंगा, और उन्हीं के आधार पर हम पूरी बात करेंगे। लेकिन मैं 13 कारकों के आपको नाम बताता हूं। तो कारक फर्स्ट का नाम क्या होगा, फाइब्रिनोजन। कारक सेकंड का नाम क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन। कारक थर्ड का नाम क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। कारक फोर्थ का नाम क्या होगा, कैल्शियम आयन। कारक फिफ्थ का नाम क्या होगा, प्रो एक्सेलरिन। कारक सिक्स का नाम क्या होगा, एक्सेलरिन। और कारक सेवन का नाम क्या होगा बेटा, प्रो कन्वर्टिन। कारक एट का नाम क्या होगा, एंटी हीमोफिलिक, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन कारक। कारक 9 का नाम क्या होगा, क्रिसमस कारक होगा। कारक 10 का नाम क्या होगा, स्टुअर्ट होगा। और कारक 11 का नाम क्या होगा, प्लाज्मोथ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर। इसके अलावा हम बात करेंगे कारक 12 की, तो उसे हम कहेंगे हैगमैन कारक। और कारक 13 की बात करेंगे तो उसे कहेंगे फाइब्रिन स्थिरीकृत यानी फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जो हमारे पास में अंतिम कारक के रूप में काम कर रहा है, और ब्लड क्लोटिंग में भी अंतिम में ही आएगा। तो ऐसे 13 कारक हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जो थक्का जमाने के लिए बैठे हैं। लेकिन हम केवल कितने की बात करेंगे बेटा, 4 की, क्योंकि घूम फिर के हमें 4 तक ही जाना है। समझ रहे हो। तो याद करो, हम लिखेंगे स्कंदन के कारक। दोबारा लिख रहा हूं बेटा मैं, रक्त स्कंदन के कारक। अब ये रक्त स्कंदन के कारकों में मैं केवल कितने लिखूंगा बेटा, 4। पहला लिखूंगा मैं कारक फर्स्ट, क्योंकि मैं रोमन संख्या की बात कर रहा हूं, और वो इसलिए कर रहा हूं बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेंगे कि रक्त स्कंदन में कारक फर्स्ट का क्या नाम है, फाइब्रिनोजन। या फाइब्रिनोजन को रोमन संख्या में क्या लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कारक फर्स्ट। तो पहला क्या रहेगा, कारक फर्स्ट, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, फाइब्रिनोजन कहेंगे। इसी प्रकार हमारे दूसरा होगा कारक सेकंड, जिसे हम कहेंगे बेटा प्रोथ्रोम्बिन।
उसी प्रकार कारक थर्ड भी होगा हमारे पास में, जिसे हम लिखेंगे कारक थर्ड या प्लास्टिन। उसी प्रकार से कारक फोर्थ भी होगा, हम लिखेंगे कारक फोर्थ या कैल्शियम आयन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछता है बहुत बार। और अंतिम एक और चीज पे मैं लिख के चलूंगा, तो वो लिखूंगा मैं कारक 13 या फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ऐसे करके ये 4 कारक हो, 5 ले लिया मैंने, 4 नहीं 5 ले लिया। समझ रहे हो बात को? ये प्रोसेस होगा। लेकिन फिर दिमाग में वही बत्ती घूमती है कि कैसे काम होगा। तो बेटा फिर मैं आपको एक किसी विधि समझाता हूं। रक्त क्या समझा रहा हूं मैं? रक्त स्कंदन की विधि। अब देखो, रक्त स्कंदन की विधि के लिए मैं सिंपल बात करूंगा। मैंने यहां लिखा बाह्य चोट। क्या लिख रहा हूं बेटा मैं? बाह्य चोट। एक तरफ मैं लिख रहा हूं बेटा आंतरिक चोट। चोट 2 प्रकार की होती है, एक बाहर की ओर जो हमें दिखाई देती है, एक अंदर की ओर जो हमें दिखाई नहीं होती, केवल दर्द करता है। बाह्य चोट तो सबको दिखाई देगी, लेकिन अंदर क्या है वो नहीं पता। और एक चीज याद रखना, सबसे ज्यादा हैरान अंदर की चोट ही करती है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती है। और कभी कभी घाव जो होते हैं ना, गहरे होते हैं अंदर के। और कई बार आपने ये भी सुना होगा कि अगर हमें चोट लग जाए तो हम उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन बातों के द्वारा दिए गए जो घाव है ना, वो जल्दी से भरते नहीं है। तो हम तो केवल यहां पर जो चोट लग रही है ना, उसका इलाज करेंगे, लेकिन बातों के द्वारा जो चोट लगी है उसका इलाज हम नहीं कर रहे हैं। उसका इलाज तो हमें स्वयं को करना होगा, स्वयं को मोटिवेट होकर करना पड़ेगा, उन बातों को इग्नोर करके करना होगा, ना कि उन बातों को अपने सारे रखेंगे। अगर उनको सारे रख के चलेंगे ना, तो वो भाव बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे, और इतना बड़ा हो जाएगा कि हम खुद परेशान होने लगेंगे। समझ रहे हो बात को? तो फिर मैंने क्या कहा, बाह्य चोट। बाह्य चोट के बाद में बेटा आंतरिक चोट। अब देखो, ये जो बाह्य चोट है ये भी टूटेगी, ये आंतरिक चोट है, ये भी क्या होगी, टूटेगी। अब देखो टूट रही है ना, तो यहां पर क्या, प्लेटलेट्स। क्या निकल रही है, प्लेटलेट्स। अब ये भी टूट रही है तो ये भी क्या निकाल रही है बेटा, प्लेटलेट्स निकाल रही है। अब जब प्लेटलेट्स टूटेगा ना, तो वो एक कारक निकालता है। वो क्या निकालेगा, कारक निकालेगा, और उसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या लिख रहा हूं मैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इधर भी मैं क्या लिखूंगा बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। समझ रहे हो बात को? अब ये क्या होगा, देखो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन इधर से आएगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर इधर से आएगा, दोनों एक जगह आ जाएंगे, और यहां पर फिर मैं क्या जोड़ दूंगा बेटा, कैल्शियम आयन। क्या जोड़ दूंगा, कैल्शियम आयन। अब जैसे ही मैं कैल्शियम आयन जोड़ता हूं, तो यहां एक एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, जिसे मैं कहूंगा प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या लिख रहा हूं बेटा, प्रोथ्रोम्बिनेज। अब ये एंजाइम बन गया। अब आप कहोगे सर इस एंजाइम का काम क्या है, तो फिर मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास में दूसरा कारक था प्रोथ्रोम्बिन। यही तो था मेरे पास में दूसरा कारक, तो मैं इसके ऊपर एक तीर का निशान लगाऊंगा। काम कौन सा एंजाइम करेगा मेरे पास में, प्रोथ्रोम्बिनेज। कौन सा, थ्रोम्बिनेज। और ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है ना, ये किस में बदल जाएगा, थ्रोम्बिन। किस में बदल जाएगा, थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। अब जैसे ये थ्रोम्बिन में बदलेगा ना, जैसे ही ये थ्रोम्बिन में बदलेगा, तो ये जो थ्रोम्बिन है ना, ये एक्टिव फेज में आया है। कौन से फेज में बेटा, एक्टिव, यानी सक्रिय फेज में। और अभी तक हमारे पास जो प्रोथ्रोम्बिन था ना, ये था अनएक्टिव फेज में, यानी निष्क्रिय अवस्था में था। किस अवस्था में था, निष्क्रिय अवस्था। ये जो थ्रोम्बिन है ना, अब ये एंजाइम बढ़ जाएगा अपने पास में। क्या बनेगा, एंजाइम। और जैसे ये एंजाइम बढ़ेगा ना, तो फिर मेरे पास में क्या बैठा है, यहाँ पे फाइब्रिनोजन। क्या बैठा है, फाइब्रिनोजन। मैं फिर से क्या बनाऊंगा, तीर का निशान,
और किसको लाके छोड़ दूंगा यहाँ पे, थ्रोम्बिन को। तो मैं यहाँ क्या लिखूं बेटा, थ्रोम्बिन, और ये थ्रोम्बिन क्या बनाएगा अपने पास में, फाइब्रिन। क्या बनाएगा, फाइब्रिन। बढ़िया। अब फिर से मैं एक चीज और कर सकता हूं कि मैंने यहां पे क्या लगाया बेटा, फाइब्रिन। अब ये जो फाइब्रिन है ये आगे की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा, आगे की ओर। अब ये जो फाइब्रिन है ना, ये अपने पास में कैसा है, एकल। कैसा है, एकल, यानी सिंगल। अभी क्या है, सिंगल। इसके साथ में मैं क्या मिला दूं, रक्त रुधिराणु। क्या मिला रहा हूं मैं, रक्त रुधिराणु। रक्त का मतलब ब्लड, रुधिराणु का मतलब कार्पसल्स, ब्लड कार्पसल्स मिला दूंगा। और जैसे ही मैं ब्लड कार्पसल मिलाऊंगा तो ये बन जाएगा फाइब्रिन। क्या बन जाएगा, फाइब्रिन। और ये जो फाइब्रिन बहुलक होगा, ये कैसा होगा, बहुलक होगा। कैसा होगा, बहुलक। बहुलक का मतलब एक से ज्यादा रुधिराणु मिलेगा और फिर तुरंत अपने पास में ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी। तुरंत क्या हो जाएगी, ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी। देखो अगर मैं रक्त रुधिराणु जोड़ रहा हूं तो साथ में मैं यहां पर FSF भी लिख सकता हूं। FSF का मतलब फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। और ये तुरंत क्या करेगा, ब्लड को जमा देगा। तुरंत क्या करेगा, ब्लड को जमा देगा। और कई बार हम देखते हैं जब हमें चोट लगती है ना तो तुरंत जम जाता है, और कभी कभी लंबे समय तक नहीं जमता। कभी कभी लंबे समय तक नहीं जमता। कारण क्या है, क्योंकि ब्लड फैक्टर काम नहीं कर पा रहे हैं वहां पे। और जब ब्लड फैक्टर काम नहीं कर पा रहे हैं तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, और यही हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। समझ रहे हो बात को। अब एक चीज और देखो, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि इस ब्लड क्लोटिंग में कितना समय लगता है। तो इस ब्लड क्लोटिंग में, ब्लड क्लोटिंग टाइम, तो इसके लिए मैं एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन क्लियर बता दूंगा, 2 से 8 मिनट। अर्थात 2 से 8 मिनट का जो समय होता है ना, यहां पे ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। एक ट्यूब लो, ट्यूब के अंदर ब्लड डालो, ब्लड आ गया उसके अंदर, उसको कुछ समय के लिए छोड़ दो। आपको पता है 2 मिनट से पहले तो जम नहीं रहा, तो 2 मिनट तक तो छोड़ो। अब जब लगे कि हाँ भाई 2 मिनट पूरी होगी, तो वहां से थोड़ा सा उस कांच की नली को तोड़ दो। थोड़ा सा उस कांच की नली को वहां से तोड़ दो, ब्रेक डाउन कर दो। अब जैसे ही वो ब्रेक डाउन हो तो देखो कि अगर ब्लड जम रहा है नहीं जम रहा, तो ब्लड निकल रहा है तो फिर छोड़ दो उसको, फिर थोड़ी सी देर के लिए छोड़ो, फिर तोड़ दो, फिर निकल रहा है तो फिर तोड़ दो। और जब एग्जैक्ट अगर तोड़ने के बाद में ब्लड नहीं निकल रहा है दोनों साइडों से और लेयर बनती हुई आ रही है, क्या बनती हुई आ रही है, लेयर बनती हुई आ रही है बेटा, तो फिर समझ लो कि ब्लड क्लोटिंग अपने पास में हो चुकी है, तो वहां पर रक्त स्कंदन हो गया। तो इस प्रकार से हम ब्लड क्लोटिंग का प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरे रक्त स्कंदन की क्रियाविधि की बात कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और समझो बेटा, रक्त स्कंदन जरूरी क्यों है, रक्त स्कंदन जरूरी क्यों है, या हम कहें कि ब्लड क्लोटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, जो हमें ब्लड क्लोटिंग करवानी पड़ रही है। तो फिर मैं एक ही बात कहूंगा आपको कि जब हमारे पास में ब्लड होगा, जब हमारे पास में ब्लड होगा और चोट लगेगी तो वो निकलेगा बाहर, और जब वो निकलेगा तो बहुत सी चीजों को बाहर भी लेके जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जब ब्लड बाहर निकलता है, जब ब्लड बाहर निकलता है तो हीमोग्लोबिन भी निकल रहा है, और हीमोग्लोबिन निकल रहा है तो ऑक्सीजन को कौन लेके जाएगा। हमें यह भी पता है ब्लड जो है अन्य मेटेरियल्स को भी लेके जाता है, तो उनको कौन लेके जाएगा। और ब्लड धीरे धीरे पूरा निकल जाएगा तो क्या व्यक्ति बचेगा, क्या नहीं बचेगा। इसलिए ब्लड क्लोटिंग का होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। और ब्लड क्लोटिंग के लिए जिम्मेदार कौन सा आयन है, कैल्शियम। कौन सा आयन है, कैल्शियम। ब्लड क्लोटिंग के लिए जिम्मेदार विटामिन कौन सी है, के। कौन सी है, विटामिन के। आयन, कैल्शियम और विटामिन के। समझ रहे हो बात को। तो इस प्रकार से हम रक्त स्कंदन की विधियों की भी क्या कर सकते हैं,